नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की कक्षा के अंदर हम 11वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। वर्तमान में हम जीव विज्ञान, ध्यान देना, जीव विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। जीव विज्ञान कक्षा है 11th यानी कि 11वीं। आप लोगों ने बड़े जोश में कक्षा 11वीं का चयन किया होगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद में आप विद्यालय गए होंगे। अब तो विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। तो जीव विज्ञान जैसे ही बायोलॉजी का आपने चैप्टर खोला होगा तो जीवों का अभिलक्षण आता है। पहला टॉपिक जो है वो क्या है? अभिलक्षण आता है। अभिलक्षण आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, आपके अध्यापकों ने भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी होगी। और आज की जो क्लास है पूरी की पूरी हम इसको प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में जोड़कर पढ़ने वाले हैं। हम अगर नीट की साथ में तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट को हम वहाँ से लेकर चलेंगे। जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात आती है कि जीव विज्ञान के अंदर यानी कि जीवों के क्या अभिलाक्षणिक गुण हैं। क्या होगा? जीवों के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण। देखो, मैं इस कक्षा के अंदर आप लोगों को दो प्रकार के गुणों की बात करूंगा। कितने प्रकार के गुणों की बात करूंगा? दो प्रकार के गुण होंगे। एक गुण मैं आपको कहूंगा अभिलाक्षणिक या अभिलक्षण की बात करूंगा। दूसरे गुण की अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे विशिष्ट गुण की। अब अभिलक्षणित या अभिलक्षण गुण और विशिष्ट गुण में क्या फर्क है, हमें थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप लोगों को कहे कोई कि जब आप 9वीं कक्षा में थे या इससे छोटी कक्षा में थे, 6ठी कक्षा में थे, आप लोगों को पूछा जाता कि सजीवों को क्या गुण है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, फटाक से उत्तर आता कि सजीव वो होते हैं जो जनन करते हैं। सही बात है। सजीव वो होते हैं जिनमें वृद्धि होती है। सही बात है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। सजीव वो होते हैं जो गति करते हैं। सही बात है। सजीव में गति होती है, निर्जीव में गति नहीं होती। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप तब देते थे जब आप किस में थे? 9वीं में थे या उससे छोटी कक्षाओं के अंदर थे, और आपके टीचर आपको कहते थे कि आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अभिलक्षण गुण अलग आ गया और विशिष्ट गुण की बात मैं अलग कर रहा हूँ। यानी कि अब जो मैं बोलूँगा वो आपके लिए विरोधाभास उत्पन्न करेगा। आपको किसी कोने में ये लगेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभिलक्षणिक गुण जो हैं वो विशिष्ट गुण से कुछ अलग हैं, और आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी कुछ आपको ऐसा महसूस होने वाला है। क्यों महसूस होने वाला है? उसकी लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब उसको ध्यान से एक एक बिंदु को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ध्यान से एक एक बिंदु समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सजीवों के अंदर, मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। सजीवों में वृद्धि, जनन, उपापचय, संवेदना पाई जाती है। ये गति करते हैं, अब मैं यहाँ पर श्वसन करते हैं ये चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने उपापचय की बात कर ली है सीधी सी। तो श्वसन क्रिया का एक अभिन्न अंग है उपापचय क्रिया, इसलिए मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो सजीवों में वृद्धि पाई जाती है, जनन होता है, बिल्कुल संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उपापचय पाया जाता है, संवेदनाएं पाई जाती है, और वो क्या करते हैं? गति कर सकते हैं। ये बात हम जानते हैं सजीवों के लिए। लेकिन सजीवों के लिए ये विशिष्ट गुण नहीं है या विशिष्ट गुण हैं, इसको कुछ समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला गुण हम लेते हैं आप ही के टॉपिक का, वृद्धि। तो इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं सजीवों के लिए वृद्धि की। क्या होती है वृद्धि? वृद्धि शब्द जब आया है तो आप वृद्धि से क्या समझते हैं? सजीवों का गुण है, हाँ साहब। सजीवों का या जीवों का, आपकी किताब में जीव लिख रखा है, तो जीवों का गुण है, या मुख्य गुण है, या गुण है, गुण है। इसको
अभिलक्षणिक गुण भी कह सकते हैं या अभिलक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, अभिलक्षण है। सजीवों का क्या अभिलक्षण है कि इनमें वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि किस प्रकार से होती है? आकार में, भार में या संख्या में। मैं क्या कह रहा हूं? आकार में। अगर कोई चीज लंबाई में वृद्धि कर रही है तो आकार में वृद्धि हुई। अगर कोई चीज भार बढ़ता जा रहा है तो वृद्धि हुई, और उस चीज की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि मैं यूं कहूं कि जैसे कोशिका का आकार, अगर कोशिका का आकार बढ़ता है, बढ़ना, तो क्या हुआ? आकार में वृद्धि हुई। भार में वृद्धि क्या हुई? जब कोशिकाएं बड़ी आकार में बड़ी होगी तो भार में वृद्धि हो जाएगी, और कोशिकाओं की क्या होगी? संख्या में वृद्धि हो जाएगी, संख्या में वृद्धि। और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कब होती है? जब क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। हम आगे की कक्षा में हम बात करेंगे कि विभाजन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान देना, ये पीएमटी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, नीट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैब असिस्टेंट यानी कि प्रायोगिक प्रयोगशाला वाले जो प्रयोग सहायक हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो कोशिका का आकार में वृद्धि होगी, जो बढ़ना है वो संख्या में वृद्धि हो गई, या उसकी भार के अंदर भी वृद्धि हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं कि वृद्धि होना। वृद्धि किस किस में हो सकती है? तो ये सब जंतुओं में हो सकती है, जंतु में, या ये पादपों के अंदर भी हो सकती है, पादपों में भी वृद्धि पाई जाती है। तो जंतु और पादप के अंदर क्या होगी? वृद्धि पाई जाती है। तो क्या यह विशिष्ट गुण है? क्या यह विशिष्ट गुण है? नहीं, यह सजीवों का या जीवों का, सजीव हटा देता हूं मैं, जीव लिख देता हूं, जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों? अब दिमाग में प्रश्न आता है, क्यों विशिष्ट गुण क्यों नहीं है? विशिष्ट गुण होना चाहिए था, पर यह विशिष्ट गुण नहीं है। तो विशिष्ट गुण क्यों नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट गुण के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जंतुओं में विशिष्ट गुण नहीं है। कैसे नहीं है जंतुओं में विशिष्ट गुण? जंतुओं में विशिष्ट गुण क्यों नहीं है? क्योंकि यह निर्जीव में भी पाया जाता है। जो निर्जीव हैं उनके अंदर भी यही गुण होगा। अब आप कहेंगे निर्जीव में किस प्रकार का गुण पाया जाएगा? ये बिल्कुल निर्जीव में यही गुण होगा। कैसे होगा? जैसे रेत के टीले हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रेत जो है वो पानी के बहाव के साथ में बहती है और एक जगह आकर इकट्ठी हो जाती है। तो क्या रेत की भार में वृद्धि नहीं हुई? पहले रेत नहीं थी, धीरे और आके जमा हुई, फिर बढ़ी, फिर और आके जमा हुई और बढ़ी, फिर और आके जमा हुई और बढ़ी। तो धीरे धीरे रेत का जो टीला है वो क्या हुआ? बढ़ता गया। तो रेत का टीला पानी के साथ में बहकर आया है तो बढ़ा है, यानी कि वृद्धि हुई। मैं वापस बात करूं आपको कि रेगिस्तान के अंदर रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई उड़ करके, तो क्या वृद्धि नहीं हुई? क्या? तो वृद्धि हुई है, यानी कि निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार आप देखो तो हमारा जो हिमालय है, हिमालय में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? यानी कि जो प्लेट वाला सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में, तो प्लेट सिद्धांत के अनुसार वो क्या हो रहा है? प्लेटें आपस में टकराती हैं और किसी पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइट में वृद्धि हो रही। तो जब जंतुओं में वृद्धि होती है उसी प्रकार निर्जीव वस्तुओं में भी वृद्धि हो रही है। तो जंतुओं का गुण विशिष्ट कैसे हुआ? उसका विशिष्ट गुण नहीं हुआ। यानी कि आपका नाम विशिष्ट लगाना है या कुछ ऐसा विशिष्ट काम है, जैसे देखिए मान लो किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, एक ही कक्षा के अंदर मोहन नाम के 2 व्यक्ति हैं, तो उनके हम सरनेम उपयोग करते हैं। मोहन का आगे का सरनेम लगाएंगे और दूसरा जो मोहन है उसका भी आगे सरनेम लगाएंगे। तो अगर दोनों का सरनेम भी सेम है, ऐसी स्थिति में उसकी जन्म दिनांक की हम बात कर सकते हैं या उनका सेक्शन अलग करेंगे, कुछ ना कुछ तो उसको। तो अब बताओ क्या वो दोनों विशिष्ट हैं? क्या कोई विशिष्ट नहीं उनके नाम में। वो तो अभिलाक्षणिक गुण तो है लेकिन विशिष्टता नहीं है उनकी। दोनों कहीं ना कहीं आपस में जो ये काम कर रहा है वो का वो दूसरा भी काम हो रहा है। तो यानी कि जो सजीव हैं उनमें जो गुण है वो का वो निर्जीव के अंदर भी गुण है। ये सीधी सी बात हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में वृद्धि को हम अभिलाक्षणिक गुण तो मानते हैं लेकिन विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। अब हमारे पास में दूसरा पॉइंट आता है जन्म।
वृद्धि के अलावा दूसरा पॉइंट कौन सा आता है? जनन। जनन का क्या मतलब है? सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जनन की। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है जनन। क्या शब्द देखिए, ध्यान देना, यहां पर मैं कह रहा हूं सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। और जनन केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। यानी कि यह सजीवों का अभिलाक्षणिक या अभिलक्षण है। देखो अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि सजीवों का क्या है? अभिलक्षण है। ठीक है, तो क्या जनन विशिष्ट है? चलो स्पष्ट करते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें जनन होता है क्या? आप देखोगे कि निर्जीव वस्तुओं में किसी प्रकार का जनन नहीं होता है। पहले क्या हो रहा था? वृद्धि में क्या हो रहा था? वृद्धि दोनों में हो रही थी, इसलिए हमने उसको विशिष्ट गुण नहीं माना। लेकिन जनन में देखो, सजीवों में जनन होता है, निर्जीवों में जनन नहीं होता है। अब निर्जीवों में जनन नहीं हो रहा है, इस आधार पर तो क्या होना चाहिए? जनन को हमें क्या मानना है? विशिष्ट मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जनन भी विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी समझ लेते हैं, है ना। हम क्या लिखेंगे? विशिष्ट गुण नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्यों कि कुछ सजीव बद्ध होते हैं। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर सजीव जनन करे, ये कोई जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो जनन नहीं करती। आप लोगों को पता है कि उनमें से एक खाली रानी मधुमक्खी होती है जो जनन करती है, श्रमिक जो होती है वो जनन नहीं करती। तो क्या वो जनन नहीं कर रही है इसका मतलब वो सजीव नहीं है? सजीव तो है, जीव तो है, वो जिंदा तो है, खाली वो जनन नहीं कर रही। और हम डेफिनेशन अगर ये दे दें जो जनन करेगा वही जीव है, तो इसमें मधुमक्खी को फिर हम क्या मानेंगे? मधुमक्खी जो श्रमिक है उसको हम जीव नहीं मानेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि उसको जीव तो मानना है। तो ऐसी परिस्थिति में जनन हम कहेंगे कि क्या नहीं है? हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब कहोगे कि सर आपने खाली एक मधुमक्खी के एग्जाम्पल से ये कह दिया कि जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है। और भी देखिए, खच्चर भी बद्ध होता है, वो भी प्रजनन क्षमता उसमें नहीं पाई जाती। तो क्या खच्चर जीव नहीं है? क्या उसको दर्द नहीं होता है? होता है। मैंने एक शब्द यूज़ किया, दर्द नहीं होता है, यानी कि संवेदनाएं हैं उन जंतुओं में। क्या है? संवेदनाएं हैं। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास में उपापचय, है ना। उपापचय और संवेदना, ये जो टॉपिक मैंने दो आपको पढ़ाए हैं वो फर्स्ट ग्रेड के लेवल से देखें। अगर आप लोग जो बायोलॉजी के ज्ञाता हैं, फर्स्ट ग्रेड वही देते हैं जो जीव विज्ञान के ज्ञाता हैं, और सेकंड ग्रेड वो देंगे जो उनको बीएससी जिन्होंने कंप्लीट कर ली है और बीएड हो गई है, वो लोग सेकंड ग्रेड देंगे। तो उन लोगों को भी अच्छी खासी जीव विज्ञान आती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो तुरंत प्रभाव से इसे लाइक कीजिए, और लाइक करें ना करें लेकिन शेयर तो जरूर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि सब लोग इसको समझ पाएँ। फिर हम लाइव सेक्शन में इसमें और बात करेंगे। तो आज हमने दो टॉपिक की बात करी, जनन की बात करी और वृद्धि की बात करी। दोनों को मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कराया। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको पूरी बात समझ में आई। अगर नहीं आई है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, मुझे उस चीज़ को समझा सकते हैं। और अगर आप लोगों का कमेंट आता है और अगर आप लोग मेरे को कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9928544989 पर खाली एक मैसेज डाल दें, फ़ोन नहीं करना है, खाली व्हाट्सअप कर देना है। जो आपकी समस्या है टॉपिक के संबंध में, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहीं पर समाधान कर सकें। तो समझ में तो आ ही गया है, तो फिर मित्रों को शेयर कर दीजिए
और कल मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अगला जो क्लास होगी 12वीं कक्षा की होगी। तो आप सभी लोग तुरंत प्रभाव से अध्ययन प्रारंभ कीजिए और इन चीज़ों को जो समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ मुझसे पूछिए। जय हिंद, जय भारत।